मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी न होगा कि बॉडम की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पें उड़ाया करता। बड़े लाट ने गाधी बाबा से यह कहा और गाधी बाबा ने यह जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। अस्तु। लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते। उनके मुख फूल की तरह खिल जाते। आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। ना हुआ बॉडम नहीं आपका गला न छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर यह बॉडम है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉडम है। घर में लाखों की संपत्ति है। शक्कर की 1 मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में हैं, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं। पर जो सामने आम का बाग है, उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता गाठे की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बॉडम है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बॉडम आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हृष्टपुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गांठरे का कुर्ता पहने, गांठरे का ढीला पाजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी। मुझे यह बॉडम का लक़ब मिला है। मैंने सुकचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉडम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आस पास के 10-5 गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं। मेरा उर्फ बॉडम है। मैं आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं? खलील उनकी खुशी, और क्या कहूँ। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाजत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा हैं। दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब है, वह पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज बचने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है। मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉडम हूँ। मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील वचकी कहे, खलील में ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा, वरना एक ही जगह 2 बॉडम हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसीलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़ब दिया गया है। आप तो वह कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे।
जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गज्जी का गाढ़ा तक पहनने को मयस्सर नहीं तो मेरी वछाइरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक में उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो। मैं आप यह बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका सत्याग करने के काबिल नहीं। खलील में ऐसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए भेष बना के घूमता हो। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान की मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसा में बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल है, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम है। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बॉडम होने में कुछ कोर कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। मैं आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर छबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील, फिर तो एक और 2 हो गए। अफसोस यही है कि आपका यह कयाम ना रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूं। इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे यह न देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूं। घर में कोहराम मच गया। जिसे देखिए मुझ पर त्योरिया बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। आखिर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूं। मैं जो लोग आपको बॉडम कहते हैं, बीहिन हैर कर है, घर में कर ही न हो। वे खुद बॉडम हैं। खलील जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की मुमानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहां खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद बावैला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा प्रायश्चित्त मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूं तो कीमत देकर खरीद लेता हूं। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूं। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बॉडम कहते हैं। मैं भी इस नाम का इतना आदी हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैं आप ऐसे बॉडम काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलीलो होता है, कतीन बाई जान ही सौल मुझान का हायत है, खलीलो हदा होते खलीलो हाय ही है। लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यह लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं और 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा। ये भी मेरे बॉडमपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, यह बड़ा बेईमान है, इसके बाट कम है। अभी इसके यहाँ से सैर भर घी ले गया हूं। घर पर तौलता हूं तो आध पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूं तो कहता है मैंने तो पूरा तौला था। पूछो, अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया। अब ले चलता हूं थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहां डाक खाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तौलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई। लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बांटों की आज जांच करानी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खल्ली की गठरी उतार कर बोला, साहब, यह 11 रु की खल्ली है। 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तौला तो 2 सेर हुई। लाया कि लौटा दूंगा।
पर ये लेता ही नहीं। अब इसका निबटारा थाने ही में होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बाट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपए डाल दूं। मौलवी साहब ने कहा, तो कमबख्त टाकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टाकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बाट रखे हैं, दिखाने की और बेचने की और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा, और पीछे एक कटोरा आप ही का है काजी। मौलवी चौंकर, हाँ है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बॉडम इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की। मौलवी तुम अपना बॉडम पना यहां ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? बॉडम वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपिटाकर सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं, आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया मौलवी साहब, आप जाते कहां हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा, मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाहरी धोखा देने के लिए बचाइए। मगर मौलवी साहब न रुके। बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूं, तेरे घर से यह शेर भर खली लेता आया हूं। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिलाकर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हो कि कम तौला। बनिया भैया, मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट किए बिना न मानूंगा। अहीर साहू जी, अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का ना रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी आधा, अब की कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आओगा। खलील, लड़के से क्यों बेटा? तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे। लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर बताओगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील बेटा, अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो, लड़का दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फाक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील जी, हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं, बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की? खलील, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे? आप गंवारों को मनी आर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं, उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बॉडम के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला इनाम मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे यह मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहां यह भी बॉडमपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बॉडम लोग किया करते हैं। मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बॉडम देवताओं को कहा जाता है। जो स्वाद पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वाद की निंदा की परवाह नहीं करता, वह बॉडम है, निर्बुद्धि है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी वाली स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।